राम राम दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में यूसीसी को लेकर कुछ ज्यादा ही चर्चा का माहौल बना हुआ है। यूसीसी यानी कि दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी देश के सभी धर्मों के लिए एक समान कानून। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दोस्तों देश के सभी धर्मों के अंदर गर्माहट का माहौल बना हुआ है। भारत में रह रहे मुसलमानों को लगता है दोस्तों कि इंडियन गवर्नमेंट इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंट कर मुसलमानों से उनके बेसिक राइट्स छीन रही है। इसलिए पूरी मुस्लिम कम्युनिटी दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट के इस कानून के खिलाफ है। आखिर इंडिया में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंट होने से हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? कहीं ये इंडियन गवर्नमेंट का भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की रेस में एक नया स्टेप तो नहीं? तो आइए इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। अगर यूसीसी को सिंपल शब्दों में समझाया तो दोस्तों वन नेशन वन लॉ, यानी कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आज के टाइम पे दोस्तों हिंदू धर्म का कोई भी इंसान सिर्फ एक शादी कर सकता है, वहीं दूसरी साइड मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी लीगली 4 शादी कर सकता है। इसी प्रकार जिस तरह से दोस्तों हिंदू महिला किसी दूसरे बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, जबकि मुस्लिम महिला किसी दूसरे बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकती, ये उनके शरीयत में लिखे हुए कानून के खिलाफ है। वहीं जिस तरह से दोस्तों दो हिंदू पति और पत्नियों के बीच में डाइवर्स होता है, तो डाइवर्स होने के लिए एक वैलिड रीजन होना चाहिए। वहीं दूसरी साइड मुसलमानों में दोस्तों किसी औरत का पति बिना किसी वैलिड रीजन के उसको 3 बार तलाक कहकर उस पत्नी को छोड़ सकता है। लेकिन ऐसे में दोस्तों अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू होता है तो दोस्तों मुसलमानों के अंदर ट्रिपल तलाक भी खत्म हो सकता है और मुस्लिम महिला भी किसी दूसरे बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। यानी अगर देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब भारत में रहने वाले सभी धर्मों को मिलाकर सभी धर्मों के लिए एक समान कानून बनाना है। यानी कि सभी धर्मों के लिए एक कॉमन लॉ का इम्प्लीमेंट करना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि इंडिया के अंदर आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या हिस्ट्री रही है। 19th सेंचुरी में जब इंडिया में प्रिंसिपल स्टेट हुआ करते थे दोस्तों, तब हिंदू धर्म की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दोस्तों शास्त्र में हुआ करता था। ब्राह्मण समाज के जो लोग थे दोस्तों इन शास्त्र का कोडिफिकेशन या इन्वेस्टिगेशन करते और राजा उन्हें एग्जीक्यूट करता। यानी कि हिंदू धर्म के लोग अपने पर्सनल लॉ के तौर पर शास्त्रों को फॉलो करते। दूसरी साइड मुसलमानों में शरीयत लॉ हुआ करता था, जिसका कोडिफिकेशन काजी के द्वारा किया जाता और इन्हें नवाब एग्जीक्यूट करते थे। इसके बाद अंग्रेज भारत में आते हैं दोस्तों और ये इंग्लिश कॉमन लॉ का इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो दोस्तों भारत में अंग्रेजों का मतलब सिर्फ पैसे कमाने से था, इसीलिए ये लोग क्रिमिनल लॉ और कॉमर्शियल लॉ को सभी लोगों के लिए एक समान रखते हैं, जबकि ये लोग सिविल लॉ से कुछ खास लेन देन नहीं रखते हैं। वहीं अगर कोई इंसान अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कहकर उससे छोड़ रहा है तो छोड़ देने दो, हमें इससे कोई लेन देन नहीं है। हमारा मकसद भारत में सिर्फ पैसे कमाने से है, तो आप क्रिमिनल लॉ और कॉमर्शियल लॉ पर ध्यान दो, सिविल लॉ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा इंडिया में कोर्ट एस्टैब्लिश किए जाते हैं। इसके बाद साल 1947 में दोस्तों इंडिया आजाद हुआ और भारत का संविधान लिखा जाता है। भारत के संविधान में हिंदू, बुद्ध और जैन इन धर्मों के लिए उनके पर्सनल लॉ बना दिए जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे दोस्तों भारत की सरकार मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए कोई पर्सनल लॉ नहीं बनाती है। यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग शादी, डाइवोर्स और एडॉप्टेशन जैसे काम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, उन्हें पूरा हक है। इसके लिए कांग्रेस के एक नेता जेपी कृपलानी मुस्लिम कम्युनिटी से आवाज उठाते हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के फैसले को सांप्रदायिक बताते हैं और कहते हैं दोस्तों कि भारत सरकार मुस्लिम औरतों की स्थिति को सुधारना ही नहीं चाहती। लेकिन उस टाइम पे दोस्तों मुसलमानों के लिए कोई पर्सनल लॉ नहीं बनाने का एग्जैक्ट रीजन था, वो था दोस्तों इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन। इस टाइम पे मुसलमानों की एक माइनर पॉपुलेशन दोस्तों इंडिया में ही रह गई थी। तो यह इंडियन गवर्नमेंट सोचती है दोस्तों कि अभी कॉमन सिविल कोड लाना सही बात नहीं है, क्योंकि जो मुस्लिम लोग इंडिया में रह रहे हैं कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि उन्हें दबाया जा रहा है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट उनके लिए कोई पर्सनल लॉ नहीं बनाती। इसीलिए मुसलमानों का पर्सनल रिलीजियस लॉ वही रहता है जो प्राचीन काल में हुआ करता था, और आज भी ये लोग शरीयत में लिखी हुई बातों को फॉलो करते हैं एज अ पर्सनल रिलीजियस लॉ के तौर पर। इसके बाद साल 1985 में पहली बार यूसीसी चर्चा में आता है, जब एक मुस्लिम औरत शाहबानो बेगम को उसका पति अहमद खान बिना किसी रीजन के तलाक दे देता है। साल 1938 में शाहबानो बेगम और अहमद खान दोनों शादी करते हैं। इसके बाद इन दोनों के 5 बच्चे होते हैं।
जिनमें से 3 बेटे और 2 बेटियां होती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये अहमद खान पैसे से वकील थे। 43 सालों तक इन दोनों के बीच में सब कुछ सही चलता है, लेकिन साल 1978 के आते आते दोस्तों अहमद खान अपनी पत्नी और बच्चों के लिए पैसे देना बंद कर देता है। यहाँ तक कि दोस्तों अहमद खान अपनी पत्नी के लिए महीने के 200 रुपए भी नहीं देता है। इसके बाद शाहबानो इंदौर के एक लोकल कोर्ट में अपने पति अहमद खान के ऊपर केस फाइल करती है। हाई कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते दोस्तों इस केस को 7 साल बीत जाते हैं और अब शाहबानो अपने 5 बच्चों के साथ सड़क पर आ जाती हैं। और इसके बाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। आईपी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग कोर्ट अहमद खान को उनकी पत्नी शाहबानो बेगम और उनके 5 बच्चों के लिए बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रोवाइड करने की गुजारिश करती है। यानी कि जब तक शाहबानो बेगम किसी और आदमी के साथ शादी नहीं कर लेती तब तक अहमद खान को तो शाहबानो बेगम और उनके 5 बच्चों के लिए बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रोवाइड करानी होगी। ये फैसला था दोस्तों हाई कोर्ट का। और जब ये हाई कोर्ट का फैसला कि अहमद खान को शाहबानो बेगम और उनके बच्चों के जीवन यापन करने के लिए बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रोवाइड करानी होगी, तो हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी प्रोटेस्ट करने को उतर आती है। इस टाइम पे देश में एक बड़ा प्रोटेस्ट का माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि मुस्लिम लोग जिस शरीयत को अपने पर्सनल लॉ के रूप में फॉलो करते हैं उसमें लिखा है दोस्तों कि एक बार तलाक हो जाने के बाद उस औरत के लिए कोई भी बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। यहाँ एक तरफ देखा जाए तो दोस्तों शाहबानो हाई कोर्ट में तो इस केस को जीत जाती है, लेकिन दूसरी साइड पूरी मुस्लिम कम्युनिटी अहमद खान के साथ खड़ी रहती है। और उस टाइम पे इस प्रोटेस्ट को देखते हुए दोस्तों उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हाई कोर्ट के इस फैसले को ही बदल के रख देते हैं और यहाँ शाहबानो बेगम इस केस को जीतते जीतते हार जाती है। उस टाइम पे ये कांग्रेस का वोटिंग के लिए प्रोपोगेंडा था या फिर एक अच्छा डिसीजन, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद साल 2017 में सयारा बानो केस सामने आता है। इन दोनों केसों में एक कॉमन बात है दोस्तों कि इन महिलाओं के पतियों ने बिना किसी वैलिड रीजन के 3 बार तलाक कहकर इन औरतों को छोड़ दिया। लेकिन ऐसे में दोस्तों इस टाइम पे अगर यूसीसी इंडिया के अंदर लागू होता है तो ट्रिपल तलाक को भी खत्म कर दिया जाएगा। मुस्लिम महिला भी दूसरा बच्चा एडॉप्ट कर पाएंगी और डिवोर्स के टाइम पे प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा इन औरतों को भी दिया जाएगा। शादी के लिए सभी धर्मों के अंदर एक समान एज फिक्स कर दी जाएगी। दोस्तों अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो हमारे समाज में महिलाओं के लिए जो डिस्क्रिमिनेटरी और डेरोगेटरी है उससे जड़ से खत्म किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने की घोषणा और अब ये यूसीसी का मुद्दा। लेकिन आपको इसके बारे में क्या लगता है दोस्तों कि इंडिया में 110 करोड़ हिंदू, 20 करोड़ मुस्लिम, 4 करोड़ क्रिश्चियन और 2 करोड़ सिख, इतने लोगों के बीच में सभी धर्मों के लिए कॉमन सिविल कोड लागू करना एक आम बात होगी? आपकी इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।